हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेट लाइन से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या है और इसके बाद स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या चीज़ है? ए स्ट्रेट लाइन is a curve such that every point on the line segment joining any two point on it lies on it। मतलब एक स्ट्रेट लाइन असल में एक कर्व है। और किस तरह का कर्व है ये कि कर्व में से अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट लें और उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको अगर हम लोग ड्रॉ करने के बाद अगर हम, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हमें एक कर्व लेना है। सपोज़ ये मैंने कर्व ड्रॉ किया। अभी इस कर्व में से मुझे दो पॉइंट सिलेक्ट करना है। सपोज़ P एंड Q हमारे दो पॉइंट्स है। अभी इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ। तो ज्वाइन करने से ये एक सेगमेंट बन गया, लाइन सेगमेंट, और उसमें से कोई भी एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ R। अभी ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर ये जो पॉइंट R है और ये यहाँ पे ना हो के एक कर्व के ऊपर हो। मतलब ये R जो है अगर ऐसा हो जाए कि वो शिफ्ट कर जाए और शिफ्ट करके वो कर्व के ऊपर आ जाए तो हम इस कर्व को क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन कहेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी कर्व के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसमें कोई भी एक पॉइंट अगर आप सिलेक्ट करते हो और वो पॉइंट अगर उस कर्व के ऊपर सिचुएटेड होता है तभी जाके हम कहेंगे कि वो कर्व क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अभी हम देखेंगे कि अगर हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर अलजेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो वो किस तरह से होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो फॉर्म होगा कुछ ऐसा होगा: ax + by + c = 0 which is none other than the general form of a linear equation or a first degree equation in two variables x and y। और ये चीज़ हमने अच्छे से देखा भी था क्लास 9th के और क्लास 10th के जो जनरल मैथमेटिक्स है वो करते समय हमने देखा था लीनियर इक्वेशन चैप्टर में कि जितनी भी लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स वो सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये देखा था। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म है वो कैसा है? इस फॉर्म में रहता है: ax + by + c = 0। तो एक्चुअली व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? इसका जनरल फॉर्म तो हमें पता चल गया, लेकिन असल में वो चीज़ है क्या? द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ए रिलेशन बिटवीन x एंड y which is satisfied by the coordinates of each and every point on the line and not by the point outside the line। मतलब ये जो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो असल में क्या है? उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन, जो उस लाइन के सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए सेटिस्फाइड करता है। सपोज़ हमारा जो लाइन का इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है: x + 2y = 9। इसका हमने लाइन ड्रॉ किया और लाइन इस तरह से हुआ। अभी इस लाइन में एक पॉइंट है 3,3, हमने उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो हमारा एब्सिसा है वो है 3, यानी x कोऑर्डिनेट 3 है, और जो ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट वो कितना है? 3। अगर हम यहाँ से x और y के वैल्यू को यहाँ पे बिठाएंगे तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, यानी हमारा इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। सॉरी, हम इसको अभी इक्वेशन नहीं बोलेंगे, हम इसको सिर्फ रिलेशन बोलेंगे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ जो रिलेशन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। इस तरह से अगर आगे प्रोसीड करेंगे और दूसरे पॉइंट्स को भी अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो उनका भी एब्सिसा और ऑर्डिनेट बिठाने से क्या होगा? ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाइड होगा। तो ऐसे रिलेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? x और y के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को ही हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है उसी रिलेशन को हम लोग उस स्ट्रेट लाइन का
इक्वेशन कहते हैं। होप कि आपको ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन एनी स्ट्रेट लाइन। मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। इट इज़ रिलेशन बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट, हर पॉइंट का, ऑफ ईच पॉइंट ऑन ए लाइन। एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सब के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उन दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच में जो जनरल रिलेशन निकल के आता है वही रिलेशन है उस लाइन का इक्वेशन। जनरल रिलेशन किस लिए कहा मैंने, क्योंकि ये जो रिलेशन है हर पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए ये जनरल है सभी पॉइंट्स के लिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो अभी का जो टॉपिक है वो पिछले वाले से ही रिलेटेड चीज़ है। हमने जैसे पिछले टॉपिक में कहा कि लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और उसी चीज़ को हमें अलजेब्रिकली अभी करके दिखाना होगा। ये तो हमें ग्राफिकली पता ही है, हमने दूसरे क्लासेस में किया है, ये हमें पता ही होगा ग्राफिकली। जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन निकल के आता है, लेकिन हमें अब अलजेब्रिकली प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को। ये हमें अलजेब्रिकली प्रूफ करके दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे लेट द जनरल फर्स्ट डिग्री। लीनियर इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर इन ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हाईएस्ट पावर कितना है लीनियर इक्वेशन में, 1 है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। इन एक्स एंड वाई इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे के रख देंगे। अभी हमें प्रूफ क्या करना है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, टू प्रूव दैट इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। हमें दिखाना है कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है बस। तो अब यहाँ पे हम लोग कंट्राडिक्टरी मेथड का यूज़ करेंगे। कंट्राडिक्टरी मेथड मतलब जो बोला गया है उससे कुछ अपोजिट पकड़ना। हम लोग पकड़ लेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है, कर्व को, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, कर्व, कुछ इस तरह का कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ये हम पकड़ लेंगे। लेट दिस इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन बट ए कर्व एंड लेट p having coordinate x1 y1, q having coordinate x2 y2 and r having coordinate x3 y3 are any 3 points on it। हम पकड़ लेते हैं कि एक कर्व है, ये इक्वेशन एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है और उसमें 3 पॉइंट्स है, एक है p, एक है q और दूसरा है r सपोज। और इनका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, p का कोऑर्डिनेट है x1 y1, q का है x2 y2 और इसका है x3 y3। चलिए इसको पकड़ लेते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन वी नो, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसके x कोऑर्डिनेट और उसके y कोऑर्डिनेट, यानी उसके एब्सिसा और उसके ऑर्डिनेट हम हमेशा क्या करेंगे, उसके इक्वेशन के साथ सेटिस्फाइड करेंगे। जैसे हमने पहले दिखाया था कि LHS और RHS क्या हो गया था, इक्वल हो गया था जब हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का हमने बिठाया था, उस लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कर्व के ऊपर क्या होगा, हमारा 3 पॉइंट्स है P, Q एंड R। तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को यहाँ पे x और y के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखेंगे कि क्या होगा, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। क्यों, किस लिए सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज़ ऑलवेज यूजुअल, ठीक है। इट इज़ मतलब ये हमेशा करेगा ही, ये कंपलसरी है करना, ठीक है। इसका नेचर है कि अगर हम किसी कर्व का, किसी स्ट्रेट लाइन का उसमें सिचुएटेड किसी पॉइंट का अगर हम लोग
एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को उसके इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों क्या होगा, हमेशा सेटिस्फाइड होगा। इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ये हैपन होता ही है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सो दे सेटिस्फाई इक्वेशन 1। ये जो तीनों पॉइंट है इनका जो कोऑर्डिनेट्स है ये किसको सेटिस्फाई करते हैं, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन 1 जो जिस कर्व को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसी के ऊपर वो लोग सिचुएटेड है, इसीलिए वो सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का कारण क्या है कि ये जो इक्वेशन 1 जिस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी कर्व के ऊपर ये 3 पॉइंट्स है, इसीलिए ये इस कर्व के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले लिखेंगे इसके लिए p के लिए यहाँ पे x और y की जगह पे x1 y1 प्लॉट कर देंगे। इसके बाद इसके लिए भी लिखेंगे q के लिए और r के लिए भी। अभी यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 2 और 3 को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके यहाँ से a b और c का वैल्यू निकालेंगे। तो आपको तो पता ही होगा, आपने ये किया ही है। यहाँ पे मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, आप जैसे ये देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसका लिखा है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग इन तीनों को इक्वल टू k पकड़ेंगे। यहाँ पे k जो है कंस्टेंट टर्म है, वो किस लिए है मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। हमने इन तीनों का बराबर k किस लिए पकड़ा है, क्योंकि हमें a, b और c का इंडिविजुअली क्या करना है, वैल्यूज़ निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पे एक कंस्टेंट टर्म को पकड़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें a, b और c का वैल्यू मिल गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग प्लॉट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 क्या था, a x3 प्लस b y3 प्लस c इजिकल टू 0। तो यहाँ से a का, b का और c का वैल्यू हमने प्लॉट कर दिया और करने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई करें। पहले तीनों में से k को कॉमन ले लेंगे। तीनों में क्या है, k जो है वो जनरल टर्म है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, 0 के नीचे चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जैसा है वैसे ही रहने देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x1 का जितना भी टर्म्स है उनको आगे लेके आएंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने x1 y2 को आगे रखा पॉजिटिव वाले को और नेगेटिव वाले को बाद में रखा। इस तरह से x2 का जो पॉजिटिव टर्म है उसको हम लोग आगे रखेंगे और नेगेटिव टर्म को बाद में रखेंगे। इसके बाद जो बाकी x3 का है उसके साथ भी हम लोग वही करेंगे। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, कुछ जाना पहचाना सा एक चीज़ निकल के आ रहा है, वो है द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर होते हैं तो उससे जो रिलेशन निकल के आता है वही निकल के आ रहा है। बस एक चीज़ करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग x1, x2 और x3 को क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो x1 इंटू, तो यहाँ पे एक हाफ जो होता है टर्म होता है, हाफ यहाँ पे नहीं है और वो ना देने से भी होगा, क्योंकि हाफ तो क्या हो जाता है यहाँ पे डिवाइड होके 0 के साथ 0 हो जाता है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे तो यहाँ पे दो तरफ हाफ ऐड भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 0 के साथ करेंगे हाफ मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा और हाफ तो हाफ रहेगा। ठीक है, तो इट्स नॉट एनीथिंग दैट मैटर्स। तो इसलिए क्या होगा, हमारे पास रहेगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इससे पता चल जाता है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हमने पकड़ा था p, q एंड r कर्व के ऊपर, वो असल में क्या है, तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर शब्द का अर्थ होता है कि तीनों बराबर है एकदम। लेकिन कर्व होने से, अगर ये कर्व में है तब तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कर्व तो कैसे रहता है, इस तरह से रहता है, और ऐसा होने से तो तीनों कोलिनियर हो नहीं सकते। लेकिन हमने जो यहाँ पे अलजेब्रिकली प्रूफ किया है, हमने दिखाया है कि ये तीनों असल में क्या है, कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर सिचुएटेड है। इससे पता चल जाता है कि ये जो पी क्यू आर से जो बनने वाला लाइन है वो असल में क्या है, कोलिनियर है। और ये जो लाइन है इसको रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन कौन सा है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। इसलिए हम कहेंगे कि जो हमने एजम्पशन किया था कि हमारा जो पी क्यू लाइन है, पी क्यू जो है, पी क्यू का जो इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, वो एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, वो गलत है। ये जो इक्वेशन है वो हमेशा क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यही हमारा लास्ट में जाके जो कंक्लूजन निकलता है। अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। ये जो हमारा
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म है, इससे हम लोग कितने टाइप्स के अलग अलग इक्वेशंस बना सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट कितना इक्वेशंस हम लोग बना सकते हैं, ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, वी नो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये हमेशा क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट टर्म है ये। ओके, ये जो कोफिशिएंट्स ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे किसी मतलब पर्टिकुलर इक्वेशन में, और लास्ट जो टर्म है वो तो कांस्टेंट टर्म है ही, वो सी से डिनोट किया गया है, ठीक है। बट हम यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे और भी पकड़ रहे हैं कि ए और बी जो है दे आर नॉन ज़ीरो टर्म्स, मतलब वो ज़ीरो नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं है, ठीक है। दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों एट ए टाइम, एक ही समय में दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। अगर ए ज़ीरो होगा तो बी नॉन ज़ीरो होगा, अगर बी ज़ीरो हो जाएगा तो ए नॉन ज़ीरो रहेगा, ऐसा हमने कहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक कंडीशन पकड़ते हैं कि बी ज़ीरो हो गया, तो बी ज़ीरो होने से ए तो ज़ीरो नहीं हो सकता। देन अगर हम लोग क्या बिठाएंगे, बी के जगह पे यहाँ पे ज़ीरो बिठाएंगे तो ये तो ए जो टर्म है बीच वाला ये तो गायब हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो रहेगा ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू निकल के आ रहा है साइड चेंज करने के बाद वो है माइनस सी बाई ए। ये माइनस सी बाई ए असल में क्या है, कंस्टेंट चीज़ है, कंस्टेंट ही रहेगा ये नंबर, यहाँ पे तो कुछ वेरिएबल नहीं है इसके साथ मल्टीप्लाइड बाई। तो सी बाई ए दोनों क्या है, के। इससे हम लोग इसको हम लोग के से डिनोट करेंगे, वेयर के इज़ एनी कांस्टेंट। तो अभी यहाँ से एक केस निकल के आ रहा है नीचे और सब केस निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक केस है नंबर 1, उसका ये सब केस है, ठीक है। इफ़ x इज इक्वल टू k इज़ ए पॉजिटिव नंबर देन द लाइन विल बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अगर x इज इक्वल टू k होगा, मतलब x इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, अगर आपको ऐसा एक इक्वेशन दिया जाए जहाँ पर x इज इक्वल टू 6 लिखा है, x इज इक्वल टू 7 लिखा है, ऐसा एक पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर दिया जाए x का वैल्यू, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो असल में ये जो हमारा जो प्लेन है XY प्लेन है, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, यह इसमें वो कहाँ से पास कर रहा है, आप कैसे पता लगाएंगे। तो ये पता लगाने का ये एकदम आसान तरीका है। आपको याद रखना है कि जब भी x का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, तो वो कहाँ से पास करेगा, इट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है उसके राइट हैंड साइड में रहेगा, इस तरह से पैरेलल टू y एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। ओके, तो ये जो बीच में जो डिस्टेंस है यही है हमारा k। ओके, ये जो बीच में डिस्टेंस है यही है हमारा k, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू k। अभी दूसरा सब केस है कि अगर x इज इक्वल टू k, जहाँ पर k रिप्रेजेंट कर रहा है एक नेगेटिव नंबर को, पहले था x इज इक्वल टू k जहाँ पे k पॉजिटिव नंबर था। अभी अगर x इज इक्वल टू k कोई एक नेगेटिव नंबर हो तो क्या होगा, तो जो लाइन है हमारा इस इक्वेशन से रिप्रेजेंटेड जो लाइन है वो कहाँ से गुजरेगा, तो देन द लाइन विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन एंड इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। पहले केस में क्या था, राइट हैंड साइड में था, अभी क्या होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और साथ ही साथ पहले जैसा ही y एक्सिस के साथ वो क्या होगा, पैरेलल रहेगा। अगर अभी दूसरा केस आ रहा है, ये दोनों सब केस ख़त्म हो गए केस नंबर 1 के, अभी दूसरा केस आ रहा है केस नंबर 2। पहले हमने केस नंबर 1 में पकड़ा था कि b इज इक्वल टू 0, अभी हम पकड़ रहे हैं a इज इक्वल टू 0, और a इज इक्वल टू 0 होने से b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो अगर ऐसा हो गया तो a इज इक्वल टू 0 का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में बिठाएंगे, और बिठाने से हमको ये वाला मिलेगा, क्योंकि a तो वैनिश हो जाएगा, x जो था वो वैनिश हो जाएगा, और बचेगा by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल देंगे, तो ये जो माइनस सी बाई बी निकल रहा है ये भी एक कांस्टेंट टर्म ही, मतलब कांस्टेंट नंबर ही है, तो इसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे, h पकड़ लेंगे, क्योंकि हम लोग k को तो एक बार पकड़ ही चुके हैं, तो इसलिए h को पकड़ लेंगे। यहाँ पे भी दो सब केस हो सकता है। पहला सब केस है अगर y का जो वैल्यू है
एच, वो अगर पॉजिटिव नंबर निकला तो क्या होगा? अगर पॉजिटिव नंबर निकला तो इस इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या रहेगा? वो ऊपर की तरफ रहेगा, ओरिजिन के ऊपर की तरफ रहेगा और एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल रहेगा। ओके, और ये जो डिस्टेंस है मतलब ओरिजिन से जितनी दूरी पे ये लाइन सिचुएटेड है वो है h। कितना? h। केस नंबर 2 का सेकंड सब केस, पहले हमने पकड़ा था y इक्वल टू h जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, अभी पकड़ रहे हैं नेगेटिव नंबर। अगर y इक्वल टू h कोई नेगेटिव नंबर है तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो होगा ओरिजिन के नीचे से, मतलब बिलो द ओरिजिन, और वो पहले की तरह ही एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल रहेगा। और ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से इस लाइन का डिस्टेंस वो है कितना है? वो है h। इसलिए ये इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू h। अभी इसका थर्ड सब केस वो है अगर y इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब ये जो h है, h का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या होगा? तो देन इट रिप्रेजेंट्स द एक्स एक्सिस। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये जो हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। कैसे आप बताएंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है? h है। h का मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 एनीथिंग, बट वो निगेटिव, नीचे होगा तो निगेटिव, ऊपर होगा तो पॉजिटिव। लेकिन y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये जो h है ये 0 हो गया, मतलब दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। मतलब ये जो लाइन है और ये जो एक्स एक्सिस है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं? सुपर इम्पोज हो रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे और एक चीज़ आ जाता है हमारे केस नंबर 1 में, वो हमने छोड़ दिया था। हमारा जो केस नंबर था उसका हमने ए और बी दो सब केसेस देखा था। तो यहाँ पे भी क्या होगा? एक थर्ड जो सब केस है वो निकल के आएगा, वो है इफ़ x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 है देन इट रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। ओके, देखिए यहाँ पे ये है हमारा y एक्सिस और ये रहा हमारा लाइन, ये रहा हमारा लाइन एट ए डिस्टेंस k। अगर ये k का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये जो लाइन है और y एक्सिस है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। तो तब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? x इक्वल टू 0 हमारा y एक्सिस। तो ये था हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन जिनको हम लोग अलग अलग केसेस के लिए निकाल सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। ए गिवन पॉइंट मतलब एक पॉइंट से जब लाइन पास करता है, हमारा ये रहा एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन के किसी एक पॉइंट से जब लाइन पास करता है, देखिए यहाँ पे ये जो लाइन पास कर रहा है एक्स एक्सिस के एक पॉइंट से, यहाँ पे देखिए एक ही पॉइंट से क्या कर रहा है? पास कर रहा है, तब जाके उस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा हमें निकालना है। तो लेट अस सपोज दैट a(x1, y1) be a fixed point on a non-vertical line situated on the xy plane। हम पकड़ लेते हैं कि हमारा एक लाइन है जो कि सिचुएटेड है xy प्लेन में। ये रहा हमारा xy प्लेन और यहाँ पे एक लाइन है। कैसा लाइन? नॉन वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है कि जो पूरा y एक्सिस की तरफ पैरेलल रहे, y एक्सिस के साथ पैरेलल रहे, सीधा एकदम वर्टिकल ऊपर की तरफ, उसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन। नॉन वर्टिकल लाइन किसको कहते हैं? जो पूरा सीधा नहीं है, ऊपर की तरफ थोड़ा टेढ़ा है, इंक्लाइंड है, और कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? वो एक्यूट एंगल क्रिएट कर रहा है 90 डिग्री से कम। तो ऐसा एक लाइन हम लोग पकड़ लेंगे और उसमें एक फिक्स्ड पॉइंट को पकड़ लेंगे ए को, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। ऑल्सो लेट द लाइन फॉर्म्स एन एंगल थीटा, और पकड़ लेंगे कि ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकाल पाएंगे, वो है स्लोप या फिर ग्रेडियंट। स्लोप और ग्रेडियंट दोनों एक ही नाम है, तो वो चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और हमें पता है स्लोप कैसे निकाला जाता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट निकाल कर। तो यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे स्लोप को।
तो हम लोग स्लोप को यानी ग्रेडियंट को निकाल देंगे। देन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज़ m इज इक्वल टू tan थीटा। हम m से डिनोट करते हैं स्लोप को, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर उस लाइन में कोई दूसरा एक पॉइंट हो, या तो हमने फिक्स्ड पॉइंट पकड़ के रखा और दूसरा अगर और एक पॉइंट पकड़ लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये रहा हमारा लाइन, और यहाँ पे हमने दूसरा एक पॉइंट पकड़ लिया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तब क्या होगा देखिए, हम अपने स्लोप को लिख पाएंगे इस तरह से। हमें पता है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि स्लोप को हम लोग क्या लिख पाएंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। तो जैसे कि हमने ये फॉर्मूला पहले डिराइव किया हुआ है, उसी का अप्लाई करते हुए हम लोग स्लोप को लिख सकते हैं y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन, यानी डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट्स, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट्स टू द difference between the x coordinates of the arbitrary point and the fixed point। फिर से कह रहा हूँ, slope can be represented or can be expressed as the ratio of the difference between y coordinates to the x coordinates of the arbitrary point to the fixed point। पहले कौन रहेगा, आर्बिटरी पॉइंट, और आर्बिटरी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट से हम लोग किसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, फिक्स्ड पॉइंट के। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है, और यहाँ से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निकल जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और यही है हमारा, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट x1 y1। ठीक है, एंड द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द लाइन इज़ m, और उस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो कितना है, m है। ये जो फॉर्म है, ये जो इक्वेशन हमने लिखा हुआ है, इसको एक नाम से भी जाना जाता है, वो है वन पॉइंट फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, वन पॉइंट फॉर्म। अभी पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड दूसरा टॉपिक वो भी देख लेते हैं, वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। पहले जो इक्वेशन था उसमें क्या हुआ था, लाइन सिर्फ एक पॉइंट से गुजरा था, वो था पॉइंट ए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू टू पॉइंट्स ए और बी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लेट ए x1 y1 एंड b x2 y2 बी द टू गिवन पॉइंट्स ऑन द xy प्लेन। ये दोनों पॉइंट कहाँ पे है, xy प्लेन में है। वी नो दैट ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स। हमें पता है दो पॉइंट से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट है तो उससे हम लोग सिर्फ एक ही लाइन को बना सकते हैं। ठीक है, so we know that only one line can be drawn through two fixed points। Now we have to find the equation of the line passing through A and B। हमें क्या निकालना है, ये B और A से गुजरने वाला जो लाइन है इसके इक्वेशन को निकालना है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एज्यूम करेंगे। सपोज P हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन थ्रू ए बी। हम पकड़ लेंगे कि ये जो लाइन है ए बी लाइन है, उसमें कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट है, जैसे कि पहले हमने पकड़ा था उसी तरह से कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट पकड़ लेंगे P, और उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई पकड़ लेंगे। तो जैसे कि हमने एज्यूम किया है, सपोज P एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन थ्रू ए वी हेयर द थ्री पॉइंट्स P A एंड B आर कोलिनियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स जो है वो के लिए कोलिनियर हो जाएंगे। तो कोलिनियर होने से क्या होता है, लाइन ए पी और ए बी का जो ग्रेडियंट है वो इक्वल हो जाएगा। पी ए और बी तीनों क्या है, कोलिनियर है, और इसीलिए लाइन ए पी और लाइन ए बी का जो ग्रेडियंट है यानी स्लोप है वो इक्वल हो जाएगा। ये कैसे हो गया, चलिए हम देखते हैं। ये रहा हमारा ए पी लाइन,
ये एपी कहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे। ये है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एपी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। ओके, और ये जो हमारा एवी लाइन है ये भी कहाँ पे कर रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तैयार, यहाँ पे कर रहा है। असल में एपी और एबी लाइन तो दोनों एक ही है, बस एपी का एक्सटेंड कर दो आप बी तक, तो आपका एपी क्या बन जाएगा, एबी बन जाएगा। इसीलिए दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक ही है। और हमें पता है ग्रेडियंट या फिर स्लोप चीज़ असल में क्या है, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसीलिए एपी का स्लोप और एबी का स्लोप दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे द ग्रेडियंट ऑफ एपी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एबी। चलिए इसके ग्रेडियंट को हम लोग पकड़ लेते हैं m1, उसको पकड़ लेते हैं m2। तो एपी के ग्रेडियंट को हम लोग कैसे लिख पाएंगे दूसरे फॉर्म में, ये रहा हमारा एपी। आर्बिट्रेरी पॉइंट कौन सा है, ये वाला। इसके y कोऑर्डिनेट से इसके y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे बाय इसके x कोऑर्डिनेट से इसके x कोऑर्डिनेट को हम लोग माइनस करेंगे। इनका रेशियो लिखना है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने लिख दिया यहाँ पे। y किसका y कोऑर्डिनेट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट का, माइनस y1 किसका y कोऑर्डिनेट है, हमारे फिक्स्ड पॉइंट का। कौन से पॉइंट का, a का, डिवाइडेड बाई x किसका x कोऑर्डिनेट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट का, माइनस x1 किसका x कोऑर्डिनेट है, हमारे फिक्स्ड पॉइंट a का, इजिकल टू क्या होगा। अभी सेम चीज़ ए बी के लिए भी होगा। यहाँ पे देखिए दोनों एंड पॉइंट्स क्या है, a और b। हम क्या करेंगे, b के जो y कोऑर्डिनेट है उससे a का y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, उसके x कोऑर्डिनेट और उसके y कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है उससे। तो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आएगा y2 माइनस y1। y2 किसका y कोऑर्डिनेट है, b का, माइनस y1 किसका y कोऑर्डिनेट है, a का, डिवाइडेड बाय x2 किसका x कोऑर्डिनेट है, b का, और माइनस x1 किसका x कोऑर्डिनेट है, हमारे a का। तो इस तरह से हम लोग ये जो हमारा ग्रेडियंट है एपी का और एबी का, इनको हम लोग इस फॉर्म में लिख पाएंगे। अभी यहाँ से हम लोग y माइनस y1 को रख देंगे और बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से भेज देंगे। तो ये जो इक्वेशन निकल के आ रहा है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन which passes through 2 points A and B having coordinates x1 y1 and x2 y2 respectively। और इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो इक्वेशन का फॉर्म है इसको कहते हैं हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म। जैसे कि पहले वाला था 1 पॉइंट फॉर्म, इसी तरह से इसको हम लोग कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म।